स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खिजानिया सुनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हजरत सैयद सलार मसूद गजी की वार्षिक मेले की तैयारियां पूरी हो गई है, जिसके उद्घाटन 1 जून 2024 को मनाने नायब आरिफ फैज़ आलम और शामीन अहमद करेंगे। महीने भर चलने वाले मेले के लिए प्रशासन पूरे तरह से सतर्क है। पुलिस, अग्निशमन और स्वच्छता व्यवस्था के साथ ही निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी। दरगाह कमेटी अध्यक्ष सैयद शमशाद अहमद के नेतृत्व में सीसीटीवी के माध्यम से हमेशा की तरह सतर्क है। कांग्रेस प्रवक्ता सीपी राय ने कहा, इस बार बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगा और इस बार बीजेपी सिर्फ 176 सीटों पर सीमित जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी चरण के चुनाव में 13 के 13 सीटें इंडिया अलायंस की होंगी। दोस्तों, आप सभी का हमारे कांग्रेस पार्टी के सभागार में स्वागत है। सारे लोग बनारस में थे, उसके पहले रायबरेली, अमेठी और जगह जगह इन लोगों ने काम किया। कल चुनाव का आखिरी दौर है और कल का चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। लोग थे, कल एक अजीब घटना घटी। किसी भी पार्टी का यह अधिकार है कि वो आप लोगों को विज्ञापन दे, अखबारों को, टीवी को विज्ञापन दे, और विज्ञापन में हम भाषा क्या इस्तेमाल करें, कंटेंट क्या इस्तेमाल करें, ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार और उनको मिलती है। सिर्फ एक चीज हो सकती है कि हमारी भाषा गाली गलौज की ना हो, असंसदीय ना हो, गैर संवैधानिक ना हो। हम कोई देशद्रोह की कैटेगरी का कोई बात न कर रहे हो, कानून के खिलाफ कोई बात न कर रहे हो। हम लोगों ने यह तय किया, बनारस का पूरा चुनाव स्थानीय बनाम गुजराती हो गया है। हम लोगों ने यह तय किया, अजय राय जी का आपने बयान सुना होगा, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया और राहुल गांधी, अखिलेश यादव की सभा में भी अखिलेश यादव और अजय राय जी ने अपना पूरा भाषण भोजपुरी में दिया। पूरा भाषण आप लोगों को सुनने को मिला होगा। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि जो आखिरी अपील अखबार में विज्ञापन की शक्ल में जानी है या टीवी मीडिया को देनी है, वो भोजपुरी में जाएगी। और उसके लिए वहां से प्रोफेसर सदानंद शाही, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे दोस्त हैं विद्यापीठ में, और मैं, हम तीनों लोगों ने मिलकर के उसके लिए काम किया। भोजपुरी के एक एक शब्द को चुनकर हमने एक अपील तैयार किया। एक नया कानून इन्होंने बना दिया है कि अगर आप कोई विज्ञापन भी देंगे तो पहले सूचना विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन लेने के लिए हमारे प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह जब वहां गए, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि भोजपुरी में अपील नहीं चल सकती। भोजपुरी को मॉरिशस सरकार ने भी अपने राष्ट्र भाषा का दर्जा दे रखा है। कई जगहों पर भोजपुरी को मान्यता मिली हुई है, यहां पर भी भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है। और मान्यता न भी हो तो भोजपुरी भाषा एक बहुत विशाल समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और हमारे उस अपील को, उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। के बाद फिर वो तैयार हुए कि ठीक है, हम छाप देंगे, इस पर अलाउ कर देंगे। तब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि 48 घंटे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, और फिर उसका विरोध व्यक्त करते उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। तब मैंने वो अपील भोजपुरी की कल आप लोगों को, हमारा जो मीडिया का ग्रुप है उसमें डाला और तमाम तरह से हमने आपको शेयर किया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि उनको उत्तर प्रदेश से नफरत है या भोजपुरी से नफरत है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि बनारस से वो 10 साल से सांसद है। बनारस भोजपुरी की राजधानी है, भोजपुरी भाषा की राजधानी है, भोजपुरी संस्कृति की राजधानी है। नरेंद्र मोदी को भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी भाषा से क्या नफरत है और क्यों नफरत है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और किसी की हैसियत नहीं है कि वो भोजपुरी संस्कृति के खिलाफ कुछ करे या भोजपुरी भाषा के खिलाफ कुछ करे। भोजपुरी भाषा अपने को लेकर के दुनिया के तमाम देशों में गई, मजदूर बनकर के गई थी और राजा बन गई। वहां मॉरिशस में, फिजी में, टोबैको में, ट्रिनिडाद में, वो तमाम ऐसे देश हैं कि भोजपुरी भाषा मजदूर बनकर के गई थी, लद करके नावों में, ऐसी नाव में जिसमें 50 द्वारा लाद के ले जाए गए और वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनकर बैठ गई है। उस भोजपुरी भाषा से नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को इतनी नफरत है कि उन्होंने हमारे भोजपुरी की अपील को परमिशन देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो उससे रुकने वाली नहीं है। वहां दोस्तों हमने देखा
हम लोग जो गांव में घूम रहे थे, इन लोगों ने सबने मीटिंगें की, दानिश ने और शालिनी ने, इन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया वहां। हम आपको उसके बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं। वहां कहा गया कि एक स्टेडियम बनाएंगे नरेंद्र मोदी, और जो पुराना स्टेडियम था उसको तोड़ करके स्टेडियम बनाया गया। उसकी शक्ल ये है, इससे वो खिलाड़ी पैदा करने जा रहे हैं इस स्टेडियम से। ये स्टेडियम है। अब ने कहा, आपने गडकरी का बयान भी सुना, ये है, इस तरह का नरेंद्र मोदी का काम है। मैं जब वहां गांव में घूम रहा था तो हमारे लोग तो घर घर घूमते दिखलाई पड़े, तमाम गाड़ियां घूम रही थी, लेकिन पूरे बनारस के किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी को न कोई गाड़ी मिली और न कोई उनका कार्यकर्ता वहां काम करता हुआ मिला। मुझे लगता है कि बनारस शहर में हमारी ये दोनों प्रवक्ता और सचिन और ये दोनों सोशल मीडिया के साथी, ये लोग घूम रहे थे, ये लोग भी वहां के बारे में यही कहेंगे। वहां नजर नहीं आ रहे नरेंद्र मोदी। एक और आश्चर्यजनक बात बताऊंगा, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों ने बनारस पे और एक भी सभा नहीं किया है। और जब 1 तारीख को बनारस में वोट पड़ रहा होगा तो नरेंद्र मोदी उस विवेकानंद रॉक पर जा रहे हैं बैठने, जिस विवेकानंद का भाषण सुनकर के अमेरिका मुग्ध हो गया था वहां की धर्म सभा में। और विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो विवेचना किया है, जो उसके बारे में कहा है, सबको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा हिंदू धर्म की क्या विवेचना की गई है, हिंदू धर्म क्या है, उसको मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। अगर उसको पढ़ लें तो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग शायद बदल जाए, शायद वो जान जाए कि हिंदू धर्म असल में क्या है। नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं पता नहीं क्या करने के लिए। बड़े अच्छी बात कही शालिनी ने, इन्होंने कहा कि दुनिया को धर्म के लिए, आस्था के लिए, ज्ञान के लिए बनारस आती है। उसका वीडियो बनाया गया, 2 महीने तक लगातार वो चुनाव का प्रचार करते रहे जो आरोपी थे और खुद उनके कार्यकर्ता। तो हकीकत ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका घर चला रहा है। महंगाई की जो मार है वो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह से आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, चाहे वो दूध से लेके दही हो, चाहे वो सिलेंडर का भाव हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, हर चीज के भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक महीना का घर चलाना वाकई मुश्किल है। महिलाओं से जब भी आपको वर्क होंगे, मुझे लगता है कि आप सभी वहाँ पर महिलाओं से मिलकर बात कर सकते हैं। और ये पूरे देश की समस्या है कि किस तरह से महिलाएं महंगाई और सुरक्षा को लेकर वाकई में चिंतित हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढंडा। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को देखकर वोट दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरियाणा में फर्जी वोटिंग हो रही है और उन्होंने इस मामले की शिकायत की है। अगर बाकी विपक्ष के लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोग सीटें जीत रहे हैं, तो फिर उनका राजनीति में बना रहना उनके लिए समस्या हो जाएगा। मगर वो बोलो कुछ भी, मगर जनता ने अपना निर्णय कर लिया है। जनता ने मोहर लगा दी है और मोहर ये लगाई है कि इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर बनाना है, दुनिया में भारत को अगर विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है, तो ये अगर कहीं पर मुमकिन है तो ये मोदी है तो मुमकिन है। ये कह के लोगों ने बीजेपी के कमल का बटन दबाया है और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने डाल दी है। लेकिन आप हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, कोई भी सांसद जो है अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं लेकर पहुंचा था जनता के बीच, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वोट सबने मांगे। क्या देखते हैं कि इलाके में काम करना जरूरी होता है? देखिए, रिपोर्ट कार्ड लेकर ही जनता के बीच में हमारे सांसद गए हैं। 2 तरह की बात होती है। कांग्रेस ने इस चुनाव को लोकल चुनाव बना दिया। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि अगर इस देश की ये चुनाव देश का चुनाव है, इसमें देश का भविष्य तय करना है। ये देश को लेके एक भी शब्द कहीं नहीं बोले। ये सिर्फ ये बोलते रहे, पंजाब में गए तो पंजाब की बात की, हरियाणा में गए हरियाणा की बात की। पूरे देश की बात करने वाले एक नेता का नाम बोलिए
और मोदी जी ने जहां भी गए हैं वहीं पर हर भाजपा के नेता ने कहा है कि देखो भाई, ये चुनाव गली नली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। इसलिए देश को हमें कहाँ लेकर जाना है और दुनिया में भारत को कहाँ खड़ा करना है, उसको लेके चुनाव है। और उसके लिए क्योंकि कांग्रेस के पास या इंडी गठबंधन के पास ना नीति, ना नियत, ना नेता, ना उनका विजन, जब कुछ भी नहीं था, तो इसलिए छोटी सोच के साथ ही लोगों ने चुनाव लड़ा है, बड़ी सोच के साथ चुनाव नहीं लड़ा। छोटी सोच थी इसलिए उनको पता ही नहीं था पूरे देश के बारे में, इसलिए कर्नाटका में गए तो कर्नाटका की बात कर ली, हरियाणा में आए तो हरियाणा की बात कर ली। तो ऐसे कभी कोई इन लोगों के दम पे, इन लोगों के विजन से कोई देश आगे बढ़ेगा क्या? जब ये सारी चीजें बोल रहे थे तो लोग समझ रहे थे, लोग कह रहे थे कि यार ये देश की तो बात ही नहीं कर रहे कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत को कहाँ खड़ा होना चाहिए, भारत के लिए विदेश नीति कैसी हो, रक्षा नीति कैसी हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित कैसे हो, भारत में से आतंकवाद कैसे खत्म हो। बिल्कुल उल्टा देश विरोधी बातें करके देश के लोगों को सीधा इंडिकेशन दिया कि अगर हम लोग आए तो हम भारत विरोधी काम करेंगे, धारा 370 वापस लेके आएंगे, ये सब जगह बोला उन लोगों ने। राम मंदिर का निर्माण कैसे कर दिया? अरे भाई, इनके नेता कितना बड़ा कुकर्म कर रहे थे, इसको देश की जनता देख रही थी। लेकिन सर, किसानों की अगर बात करें तो किसान तो लगातार विरोध कर रहे थे। क्या किसानों को आप लोग, क्या उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं कर पाए? क्योंकि पिछले दिनों गोलियां भी जो है सिंधु बॉर्डर पर चली थी। देखिए, हमने हरियाणा के नहीं पूरे देश की तमाम बातों को माना है और वो किया जो कभी कांग्रेस या दूसरे दल सपने में भी नहीं सोच पाए। हम आपके निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से देश के किसान भाई को बताओ कि ये कितना बड़ा उल्लू बना रहे हैं, या ऐसे कौन लोग हैं जो इनके हाथों का खिलौना बन के खेल रहे हैं। 2014 में हमारी सरकार बनी, 2013-14 में गेहूं का, धान का, ज्वार का, जौ का, गवार का, रड़ का, मूंग का, उड़द का, सोयाबीन का, सरसों का, कपास का, बाजरे का, इनका दाम क्या था और आज इनका दाम क्या है, आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। कांग्रेस के किसी नेता को इतनी फसलों का नाम भी नहीं पता है, भगवान कसम। अगर पता होता तो जिनको ये किसान नेता बोलते हैं और किसान के धरती पुत्र बोलते हैं, वो धरती पुत्र हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि आलू 3 फुट का होता है, तो गजब की बात है। उन लोगों को आप लोग किसान नेता मानते हो? देखो भाई, आज तक 60 साल तक इस देश में गरीब आदमी के साथ मजाक करते रहे हैं। इस देश के लोगों के साथ मजाक मजाक में 60 साल तक लूट के खा गए। आज एक बात बताओ, 60 साल में कितना करप्शन हुआ है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और 10 साल में एक छोटा सा दाग धब्बा भी ये लोग नहीं दिखा सकते। हम किसान भाइयों को कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, ये बड़े शातिर लोग हैं, इन्होंने गलत आपको पट्टी पढ़ाई है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आज आप लोग अपना खुद का भला किसने किया इसको देखो, एक बार समझो। अच्छा, आपका आकलन क्या कहता है हरियाणा में? क्योंकि पहले बीजेपी के 10 के 10 सांसद थे, इस बार फिर 10 के 10 सांसद, 10 के 10 सांसद। अच्छा, एक सवाल और, बोगस वोटिंग को लेकर आजकल चर्चा जो है काफी तेज हो रही है हरियाणा के अंदर, कैसे देख रहे हैं आप इस सब चीजों को? कांग्रेस कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर जनता उनको हराती है। जनता के मुंह पे तमाचा मारने में कांग्रेस को मजा आता है। जब इनकी बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में जब वो हार गई थी, तब इन्होंने इस देश के लोकतंत्र का गला घोट दिया था। ये जहां भी इनको हार नजर आती वहीं पर वो लोकतंत्र को मारने का काम करते हैं। अब ये सब सीटों पे आ रहे थे, तो सब सीटों पे इनके बदमाशों ने लगातार लोगों के साथ झड़पें किए, लोगों को डराया धमकाया है, और एक जो लोकतंत्र की स्वच्छ परंपरा है उस परंपरा पर विश्वास ना करते हुए इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। लोग जो अपने सपनों की सरकार बनाना चाहते हैं, उनके सपनों को बोगस वोट डाल के, उनके सपनों को चुकनाचूर करके
अपने नेता को कैसे जिताएं, बस इन्होंने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। हमने भारत के चुनाव आयोग में कहा है, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग वहां पे जा रहे हैं कि इस पर वो बिजली विभाग के सचिव अभिषेक सिंह के अनुसार चक्रवृद्ध रेमाल का कारण त्रिपुरा को बिजली विभाग को 5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। हालांकि सैकड़ों उपायों के कारण किसी की जान नहीं गई, लेकिन महत्वपूर्ण क्षति हुई और जिसमें लगभग 550 ट्रांसमीटर लेने, 850 बिजली के खंभे और 100 से अधिक ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए। बहाली के प्रयास चल रहे हैं और एक ठेकेदार कंपनी के 994 कर्मचारियों और विभाग के कर्मचारियों अथक प्रयास कर रहे हैं। बिजली पोल मरम्मत का लगभग 7% काम पूरा हो चुका है। राज्य परियोजना अधिकारी शरद कुमार दास ने सामान्य स्थिति बहाल कराने के उद्देश्य से राज्यव्यापी क्षति का आकलन कराने के लिए अपारा प्रबंधन टीमों के साथ सहयोगमत प्रयासों पर प्रकाश डाला। मानव प्रभाव मूल्यांकन से पता चला कि 1574 क्षतिग्रस्त घर और 12 चालू राहत शिविरों में 1220 लोग रहे थे। শুনবেন, আপনার ডিটেলে জানবেন। যদি অ্যাটলিস্ট 1 উইক লাগে, এক সপ্তাহ থেকে 10 দিন 15 দিন লাগে বিভিন্ন সুবিধা সুযোগগুলি ওটা ইনস্টল করা যায়। তো সেই কারণে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সবাই পক্ষ থেকে কাইন্ডলি কোঅপারেট উইথ দেম। আর যে আপনি স্পেসিফিক ইনসিডেন্টস বলেছেন ওখানে অলরেডি আমার যে খবর আছে অলরেডি ওই ফেডকো এমপ্লয়ি সঙ্গে হয়েছিল আর ওখানে অলরেডি এফআইআর হয়েছে। স্যার, গতকালকে যে কোর্টের ঘটনাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে তিনি একজন সরকারি কর্মচারী, কাজ করতে গিয়ে তিনি আমি ওটা বলে দিয়েছি অলরেডি। আমি সেই বিষয়ে কোনো মামলা কি আপনারা করবেন পুলিশ? ওটা আমরা বলেছি আগে আমরা রেজিস্ট্রেশন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে যখন শেষ হবে পাবলিক কাছে আমাদের যে সার্ভিসেস আছে হয়ে যাবে, ওটা সঙ্গে সঙ্গে এটা উপরে অ্যাকশন হবে। স্যার, আপনারা যে কল সেন্টারের কি উন্নত করার চেষ্টা করবেন? অনেক সময় দেখা যায় যে কল নেওয়া হয় না, হোল্ড করা রাখা হয়, সেই ব্যাপারে টেকনোলজি অনেক উন্নত হয়েছে। বলছি আমাদের যেটা হয় এটা 1912 যেটা আছে, এখন আমাদের 30টা চ্যানেল আছে, 30টা লাইন পর্যন্ত ডিজাইন, 25টা লাইন হচ্ছে আউটগোয়িং ইনকামিং আর 5টা লাইন হচ্ছে আউটগোয়িং। এখন দেখা যাচ্ছে যখন এরকম টাইপের সাইক্লোনিক আবহাওয়া আছে 25টা লাইনও একসঙ্গে সাফিসিয়েন্ট হয় না। তার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম চিন্তা ভাবনা করছি। আজকে আমরা সেটা চাইলে কিছু আমাদের নতুন ধরনের টেকনোলজি আছে, সেখানে টেকনোলজি আমাদের নতুন একটা স্কিম আছে সেন্ট্রালি আরডিএসএস স্কিম, তার থ্রু দিয়ে কিছু টেকনোলজি ইনোভেট করে আরও কিছু লাইনের প্রভিশন করা যায় কিনা সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, বা অ্যাডিশনাল অন্য কোনো নাম্বারসের কিছু ইন্ট্রোডাকশন করা যায় কিনা। আমাদের সেই চিন্তা ভাবনা আছে অ্যাটলিস্ট এরকম ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পিরিয়ডে কিন্তু যাতে জিনিসটাকে সামাল দেওয়া যায়, সেটা অ্যাডিশনাল কীভাবে ওয়ার্কফোর্স রেখে জিনিসটাকে ট্যাকেল করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের মিনিস্টার সাহেবের সঙ্গেও কালকে ডিসকাশন হচ্ছে, আজকে আমার সেক্রেটারি সাহেবের সঙ্গে ডিসকাশন হচ্ছে। আমরা একটা কিছু নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি একটা অ্যাকশন নেব। এমডি স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল, 1912 তে বলছেন ফোন করার জন্য, আপনাদের আগে একটা ল্যান্ড ফোন নাম্বার ছিল সব ডিভিশনে, ওই ল্যান্ড ফোন নাম্বারগুলোতে এখন ফোন করলে ফোন লাগে না, আর 1912 তে ফোন করে কমপ্লেন দিলে তারা গিয়ে এসটি লাইনের কাজ করেন, এলটি লাইনের কাজ করে। ডিভিশনে যে লোকগুলি আছে তারা কি সব ফোনে রেসপন্স করে? বলছি আপনাকে এটা সিস্টেম হচ্ছে এটা আপনি শুধুমাত্র ত্রিপুরার জন্য না, এটা কিন্তু গোটা ইন্ডিয়ার জন্যই 1912 হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ কল সেন্টার নাম্বার, এবং এটা এতদিন ত্রিপুরাতে ছিল না। আমরা নতুন 1912 চালু হলে কিন্তু অন্য কোনো নাম্বার থাকে না। এবার 1912 নাম্বার অফ চ্যানেলস বাড়াতে পারে, নাম্বার অফ অপারেটরস আপনি হ্যান্ডেল করতে পারেন। এটা বলছি আপনাকে পুরোটা বলতে দিন। এবার ওদের পেরিফেরি ছিল এতদিন পর্যন্ত আমরা এলটি লাইন দেখতো, এইচটি লাইনটা আমাদের এই সেন্ট্রাল টিম এসে দেখতো। আমরা এইবারের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সপোর্টের ডিও ফিউজ পর্যন্ত আমরা ওদের স্কোপে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম যেটা দেখেছি ট্রান্সফরমারের ডিও ফিউজ যাওয়া বা এলটি লাইন সেটা এগুলোই বেশি কমপ্লেন। এইচটি লাইনের কমপ্লেনটা যেটা হয়, ওরা যখন যেইমাত্র গিয়ে দেখে যে এটা এইচটি রিলেটেড ইস্যু, তখন আমরা ইনস্ট্যান্ট ওরা আমাদের সেন্ট্রাল টিমকে রেফার করে, এবং সেন্ট্রাল টিম এবং এরা জয়েন্টলি গিয়ে তখন এই কাজটাকে এইচটি পোর্শনটাকে অ্যাটেন্ড করে। এটা কিন্তু দুজনের কোঅর্ডিনেশন হয়, সুতরাং এটার জন্য কিন্তু কোনো ডিলে হয় না। ডিলেটাকে কমানোর জন্য আমরা এবার অ্যাডিশনালি ট্রান্সপোর্টের ডিও ফিউজ থেকে ওদের স্কোপে ঢুকিয়ে দিয়েছি। केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितना समय तक जेल में रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका हौसला बुलंद है।
उन्होंने देश को बचाने के लिए जेल जाने पर गर्व जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें विभिन्न प्रकार के यातनाओं का सामना कराना पड़ा और अनुमान लगाया कि लौटने पर उन्हें और अधिक यातनाओं का सामना कराना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके माता पिता बुजुर्ग थे, उनके माँ बहुत बीमार थी और उन्होंने अपने समर्थकों से उनके लिए प्रार्थना कराने के लिए अपील किया। नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।